औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को, अपने बार एसोसिएशंस को और उनके साथ जो हमारे मेंबरान हमारे साथ ऑनलाइन इस वेबिनार में मौजूद हैं, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस सेशन और इस तमाम आज की प्रेजेंटेशन और इस वेबिनार को अरेंज करने के लिए मैं सबसे पहले आज कारी हबीबुर्रहमान जुबैरी साहब का और कारी ज़ुहैबुर्रहमान जुबैरी, आशिक अली और उनकी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस तमाम में हमारे साथ असिस्ट किया। और जो तमाम दोस्त हमारे पूरे मुल्क से हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन है, मैं उनसे एक मरतबा फिर गुजारिश करूँगा कि हम इस तमाम ताख़ीर के लिए, देरी के लिए माज़रत खा है और हम इस सेशन को 25 मिनट्स एक ब्रेक के साथ और उस दौरान फिर हम दोबारा इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे और उसके बाद फिर 25 मिनट्स का एक सेशन होगा। फिर हम उसके बाद आपके क्वेश्चन जो होंगे वो आप मुझे व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज और वॉइस मैसेज के जरिए आप फॉरवर्ड करेंगे। और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान टैक्स बार के फोरम से ये कोशिश करते रहेंगे कि आइंदा भी तमाम बार्स को, उनके मेंबरान को इसी तरह ऑनलाइन फैसिलिटेट कर सके, क्योंकि तमाम दोस्तों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो हर सेमिनार में, हर शहर में जाके वो शिरकत कर सके। तो इस हवाले से ये इस तमाम सेमिनार की रिकॉर्डिंग भी इसके फौरन बाद वो यूट्यूब पे भी और आपके पर्सनल ईमेल्स पे भी आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी और मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी अवेलेबल। मैं बाकायदा इसका आगाज तिलावत कुरान पाक से करता हूँ और उसके लिए मैं ज़हमत दूंगा, मैं दरख्वास्त करूंगा कारी ज़ुहैबुर्रहमान जुबैरी से। जज़ाकल्लाह। मैं अब गुजारिश करूंगा कासिम अली मंशा साहब एडवोकेट कि वो नाते रसूल मकबूल से हमारे दिलों को करम आज बाला ए बामा गया है, मजा तब है सरकार और मजा 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 तब है सरकार, माशर में भी कह दे वो देखो हमारा, वो देखो हमारा गुलाम गया है, करम आज बाला ए बामा गया है, जुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बाला ए बामा गया है, जुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बाला। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया कासिम अली मंशा साहब एडवोकेट। और मैं तमाम दोस्तों से, पार्टिसिपेंट से फिर एक मरतबा गुजारिश करूंगा कि अगर इस दौरान कोई आपके इंटरनेट कनेक्शन में या आपको स्ट्रीमिंग में कोई मसला आ रहा हो तो आप काइंडली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। और अगर कहीं किसी दोस्त को इस दौरान कोई डिसकनेक्टिविटी का इशू आए तो वो हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में मौजूद रहे, क्योंकि ये चंद लम्हों की जरूर वो गैप या ताखीर हो सकता है, लेकिन हम उसको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आप तमाम दोस्तों तक इसका मकसद हम पूरी तरह पहुंचा सके और तमाम सवालों के
प्रॉपरली वो हम जवाब भी स्पीकर साहब के साथ जरूर दे सके। मैं आप गुजारिश करूंगा हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर आफ्ताब नागरा, प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन से, कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें ताकि इसके बाद हम अपने स्पीकर की तरफ प्रॉपर जा सकें। बहुत शुक्रिया। आफ्ताब नागरा साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फरहान साहब। सबसे पहले तो मैं अपने कायदे मोहतरम जनाब नईम शाह साहब और पैटर्न जनाब कादिर मेमन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आज ये एक बेहतरीन सेमिनार आपकी खिदमत में पेश कर सकें। सब दोस्त जो मेरे खैबर से कराची तक हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ। आज हमारा पहला दिन था इस तरह के सेमिनार का, ऑनलाइन सेमिनार का। इसमें इश्यूज काफी सारे अभी सेटल डाउन हो रहे हैं और जाहिर है कि ये एक नया सिलसिला है तो इसमें मसाइल आते हैं शुरू में। तो इंशाल्लाह जब ये रूटीन से सिलसिला चलेगा तो ये सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। जरूरत इजाद की माँ है। हम समझते हैं कि आज इस इजाद ने हमें बताया कि जरूरत क्या होती है, जरूरत ने हमें बताया कि इजाद क्या होती है। तो आज हमें मौका मिला कि हम सब दोस्तों को आज एक नए दौर में दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सानहा इस मुल्क में दो चार हैं हम उस वक्त सब लोग, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैबर से कराची तक खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला उन्हें हमेशा खैर खैरियत से रखे और इस तमाम जो मसाइल हैं वबाई अमराज की वजह से इनसे दूर रखे और उन्हें सेहत तंदुरुस्ती से नवाजे। मैं बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा आज इस तरह से आपसे बात करके। जरा सामने बैठे हों, गपशप हो, गले मिल रहे हों तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज ये मजबूरी है हम सब दोस्तों की कि आज हमें इस तरह से ये एक सेमिनार ऑनलाइन करना पड़ रहा है। लेकिन बहरहाल ये अल्लाह ताला की तरफ से कुछ आजमाइश है, अल्लाह ताला हमें इससे निकाले। अब देखें कि हम ज्यादा देर दूर तो नहीं रहेंगे इंशाल्लाह दोस्तों से। हमारी कोशिश होगी कि एज अर्ली एज पॉसिबल अपने जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं उनको जारी और सारी रख सकें। आज मैं बेहद मशकूर हूँ अपने मेंटर जनाब अब्दुल कादिर मेमन साहब, आपका सदर इमीडिएट पास प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल कादिर मेमन साहब, हमारे पैटर्न और डेजिग्नेटेड चेयरमैन पाकिस्तान टैक्स बार एकेडमी। उनके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आज उन्होंने बड़ी ये सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए बड़ी जल्दी से ये एक हमारे लिए आज बड़ा इम्पोर्टेंट सेमिनार था जिसकी हमें जरूरत थी, क्योंकि ये अमेंडमेंट्स जो हुई हैं इन सब में हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी कि हमें अवेयरनेस मिले, हमें अपडेट्स मिले, हम इस पे काम शुरू कर सकें। तो बहरहाल कादिर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें से अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सब दोस्त इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। सब दोस्त बहुत इसमें मेहनत सब दोस्तों की शामिल है, लेकिन मैं खास तौर पे अपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब कारी हबीबुर्रहमान ज़ुबैरी साहब, कारी ज़ुहैब साहब, आशिक अली राना साहब और उनके तमाम एसोसिएट्स का ममनून हूँ कि उन्होंने आज हमें ये टेक्निकल सपोर्ट दी और आज ये हम इनिशिएट कर सके, एक हिस्ट्री क्रिएट कर सके पाकिस्तान टैक्स बार की हिस्ट्री में एक नया इन्वेंशन कर सके। और इस तरह से हम इंशाल्लाह इसको जारी और सारी रखेंगे। जिस तरह भी फरहान बता रहे थे कि हमें उम्मीद है कि हम बहुत सी जैसे दोस्त बहुत से मिस कर जाते हैं सेमिनार्स, बहुत से दूसरे शहरों में नहीं जा सकते, तो हम उनके लिए भी इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी और सारी रखेंगे ताकि हम एक दूसरे से कनेक्टेड में रहें और हमारे राब्ते उसी तरह से बरकरार रहें जैसे पहले थे और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेंगे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, टेक्निकल बातें बहुत सी करने वाली थी, लेकिन वो सारी बातें हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे छोड़ देते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा अब सेक्रेटरी साहब से कि वो आगे चले। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जी बहुत शुक्रिया मिस्टर प्रेसिडेंट आफ्ताब नागरा साहब। जहाँ ये वबा और ये मसाइल हमारी जिंदगी में आए वहाँ ही उन्होंने हमें जिंदगी को जीने का तरीका और सलीका भी सिखाया। हमने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का बताया, हमें ये भी बताया कि अपनी जिंदगी में मसरूफियात
जो अननेसेसरी हमने ऑप्ट की हुई है, उसके अलावा भी हमें दुनिया में और भी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। मैं इसके साथ साथ अब तमाम दोस्तों को जो हमारे साथ ऑनलाइन है और पूरे मुल्क में है, वो उसका ये फायदा भी हुआ कि पहले हम अगर 150, 200, 300 का कोई भी सेमिनार जो सिलेक्टेड लोग एक जगह से, एक शहर से दूसरे शहर से शामिल होते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2 दिनों में 1500 प्लस जो रजिस्ट्रेशन और पार्टिसिपेंट्स इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं। और ये पाकिस्तान टैक्स बार की तरफ से कम्प्लीमेंट्री इन तमाम दोस्तों को हमने ऑफर किया। इसका कोई फी चार्जेस नहीं है, ना ही हमने किसी को चार्ज किया, ना ही आइंदा करेंगे। और एक और मैं इसी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ आपसे इसी सेमिनार के हवाले से कि अपने आसपास अपने दोस्तों का, अपने फैमिली मेंबर्स का और अपने करीबी उन जरूरतमंद लोगों का जरूर ख्याल रखें जो कि इस नागहानी आफत की वजह से मुतासरीन है, या वो अपना आप कोई दोस्त किसी को नहीं बता सकता और अपने मसाइल को वो किसी के सामने नहीं रख सकता। तो आप दोस्तों से ये भी गुजारिश है कि आप राय मेहरबानी उन तमाम दोस्तों का ख्याल रखें। अगर कहीं आप समझे और हमारे लायक पाकिस्तान टैक्स बार के हवाले से कोई भी खदमत हो तो हम हर वक्त आपके साथ शाना बिशाना खड़े होंगे। मैं अब दरख्वास्त करूंगा हमारे पैटर्न इन चीफ मिस्टर अब्दुल कादर मेमन, स्पीकर ऑफ द डे से, कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और आज के इस टॉपिक के हवाले से तमाम दोस्तों के साथ अपने ख्यालात शेयर करें। और मैं फिर दोबारा दोस्तों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो 25 मिनट्स का सेशन है उसके बाद हम 3 से 5 मिनट का एक ब्रेक, सेकंड फिर 25 मिनट्स का सेशन और लास्ट में आपके क्वेश्चंस का आंसर किया जाएगा। अपने तमाम क्वेश्चंस आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी, मिस्टर अब्दुल कादर मेमन, पैटर्न इन चीफ, स्पीकर ऑफ द डे। बहुत शुक्रिया फरहान, आपका सदर मोहतरम जनाब आफ्ताब नागरा साहब, हमारे दिल अजीज साहब का सदर जनाब नईम शाह साहब, फरहान साहब, कारी जुबैरी साहब, जोहर साहब, कासिम साहब, और मैं देख रहा हूँ विंडो के पीछे से मुझे जाहिद साहब भी नजर आ रहे हैं। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। सदर साहब, आपकी कमेटी का खास तौर पे शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये मौका फराहम किया। मैं समझता हूँ कि कारी जुबैरी साहब और उनके जो साहबजादे हैं उन्होंने ये इसको इनिशिएट किया, और मैं आप सदर साहब एक नई तारीख आज आपने लिख दी है पाकिस्तान टैक्स बार की उसमें, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। इस कोविड-19 जो है इट इज रियली बिकम एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस ऑल ऑफ अस, यू नो, कि हम इसका फायदा उठाएं और हम जो जितने दूरी है उसको और भी हम कुर्बत को करीब ला सकते हैं। चूंकि हमारा वक्त खासा जाया हो चुका है, तो अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं कम से कम उन स्लाइड्स को जो जरूरी नहीं होंगी उनको मैं आगे बढ़ा दूंगा, और मेरी कोशिश अगर ये होगी कि मैं थोड़ी सी प्रेजेंटेशन के बाद लॉ के मुतालिक, जिसको आप सब ने पढ़ा आए हुए हैं, हमने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बनाए हुए भी हैं, और उसमें जो आपके और सवालात भी आएंगे उसका भी जवाब देंगे। तो अगर इजाजत हो तो मैं प्रेजेंटेशन शुरू कर दूं। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं इस बात पे कि इस पैकेज में जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रैल 3 को जो है वो अनाउंस किया था, और फिर उसको 17 अप्रैल को जो है एक लॉ की शक्ल में डाला गया। क्या वजूहत थी? आप सबको पता है कि कोविड-19 की सबसे मेजर वजूहत थी कि जिसकी वजह से हमें ये करना था कि किसी भी ऐसी इंडस्ट्री को प्रमोट करना था जिससे कनेक्टेड बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो। कंस्ट्रक्शन की एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे 50-60 इंडस्ट्रीज कनेक्टेड हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि हम ऐसी इंडस्ट्री को जो है वो एक्टिवेट करें या उसको इंसेंटिव दें जिसकी वजह से दूसरी इंडस्ट्रीज जो हो, और जहां पर एक लोअर वेजेस के जो तबक्का है वो इसको यूटिलाइज कर सके। तो सबसे पहली अमेंडमेंट इसमें है वो आई है कि इसको इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की जो है वो स्टेटस दे दी गई है। अब जब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की जब स्टेटस दी जाती है तो उसमें जो सबसे पहला फवाइद जो कि मुझे नजर आता है वो ये है कि जब कभी भी कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अगर सेक्शन 148 में अगर अपने लिए कोई रॉ मटेरियल मंगाएगी या अगर अपनी प्लांट ऑफ मशीनरी मंगाएगी तो वो एग्जेम्पशन की इंटाइटल होगी। अपीरेंटली इस वक्त जो लॉ है वो अलाउ करता है, लेकिन आई थिंक इसमें सर्टन अभी अमेंडमेंट्स की जरूरत है जिसकी वजह से, बट आई थिंक जो राइट है
वो आपने एक्वायर कर लिया है बाय अज्यूमिंग इन द कमिंग इनटू द डेफिनेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। दूसरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के होने का फायदा ये है कि सेल टैक्स में और कस्टम में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो है वो काफी सारी चीजों के अंदर उनकी रिड्यूस ड्यूटी है, वो भी एक बेनिफिट है। अच्छा, तीसरा बेनिफिट जो अपीरेंटली इसमें होना चाहिए और ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, और वो ये है कि लॉ इस वक्त जो कहता है वो ये कहता है कि जी आपको कोई रिफंड एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी या रिफंड नहीं मिलेगा सिवाय 236K के। हम उसकी भी बात करते हैं, लेकिन अपीरेंटली ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो है वो उस पे 148 पे हो, यहाँ पे तो कोई डिडक्शन या 153 पे हो या किसी और हेड ऑफ अकाउंट में हो, बिजली पे हो, किसी पे हो, तो वो अपीरेंटली उसको एडजस्टेबल होना चाहिए। ये सिमिलर गलती जो है ये इन्होंने की थी जो है वो CNG के केस में की थी, और आप सबको याद हो कि वो CNG के केस में फिर बाद में उन्होंने इसकी अमेंडमेंट की थी, और फिर बाद में ये अमेंडमेंट करके बताया गया था कि जनाब ये जो है ये सिर्फ वो टैक्स वापस नहीं करेंगे, रिफंड नहीं करेंगे जो पर्टिकुलर CNG रिलेटेड सर्विसेज से होंगे। तो आई थिंक अपीरेंटली इंडस्ट्रियल स्टेटस मिलने के बाद ये बेनिफिट्स जो है वो अब कंस्ट्रक्शन की हर इंडस्ट्री को मिलेंगे जो डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग में के काम करते हो, रोड्स बनाते हो, ब्रिजेस बनाते हो, या कोई इसी तरह का सिमिलर अदर स्ट्रक्चर्स अगर वो बनाते हो तो उसमें उनको इसका एडवांटेज मिलेगा। अच्छा, अब सवाल ये बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि जनाब ये जो स्कीम है ये क्या कंपलसरी है कंस्ट्रक्शन वालों के लिए या ये ऑप्शनल है? मेरा व्यू ये है कि ये ऑप्शनल है। अगर आप इसको अवेल करना चाहें तो आप अवेल कर सकते हैं, और उसके अवेल करने के क्या तरीके होंगे वो हम आगे बात करेंगे, बट दिस इज प्योरली ऑप्शनल, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑल योर प्रेरोगेटिव वेदर यू वांट टू registered yourself or not under this fixed tax regime. अच्छा, अब ये है कि वो कहते हैं will the amendment ordinance be applicable only to the new projects only? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये ख्याल है कि जी कोई एक नया प्रोजेक्ट होगा तो उसी को इसकी एमनेस्टी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सेक्शन 100D अगर आप रूल्स के साथ इसको पढ़ें 11th शेड्यूल के साथ, तो ये नए प्रोजेक्ट्स के लिए भी है और इनकम्प्लीट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को भी एप्लीकेबल होगी। न्यू प्रोजेक्ट क्या है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट क्या है? न्यू प्रोजेक्ट जो है उसका मुराद ये है कि कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज कमेंस्ड ड्यूरिंग द पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम द कमेंसमेंट, जो कि 17 अप्रैल से लेके और 31 दिसंबर के दौरान ऐसे प्रोजेक्ट जो नए बने प्रोजेक्ट की प्लॉट परचेज किया जाए, उसके प्लॉट परचेज करने के बाद उसकी अप्रूवल ली जाए, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स होंगे दिसंबर 2020 तक अगर किसी ने ले लिया तो वो नया प्रोजेक्ट होगा, और लेकिन उसकी शर्त ये होगी कि वो सितंबर 2022 को खत्म हो जाए। सिमिलरली एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट है उसका मतलब ये है कि वो ऐसा प्रोजेक्ट जो इस कानून के आने से पहले शुरू हो चुका हो और वो इनकम्प्लीट हो, उसमें काम ना हुआ हो, और वो 30 सितंबर 2022 को इस पोजीशन में हो कि वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं इसको एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट कहेंगे। हम आगे आएंगे तो फिर हम उसकी अहमियत को देखेंगे कि न्यू और एग्जिस्टिंग में क्या फर्क है। अच्छा, ये चंद हमारे दोस्तों का ख्याल ये कि 17 अप्रैल 2020 को ये लॉ आया है, तो क्या ये मतलब उसके अप्रैल से पहले के महीने जो है वो एक अलग कानून अप्लाई होगा और इसके बाद अलग कानून होगा? ऐसा नहीं होगा। ये जो आया है कानून, ये टैक्स ईयर 2020, 21 और 22 तीनों साल के लिए ये होगा। अलबत्ता अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो 2019 तक की जो इसकी इनकम होगी वो हमने नॉर्मल में पे दे दिए, और 1 जुलाई 2019 से लेके 2020 तक की रिटर्न जो है वो इसी स्कीम के तहत भरी जाएगी अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो है वो अपने आप को इसमें शामिल करना चाहता है तो। अच्छा, अब बात ये आती है कि वो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो कि इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। उसकी सबसे पहले कंडीशन ये है कि वो अपने आप को ऑप्ट करें इस
इस स्कीम में आने के लिए। अगर वो, और उसकी सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो 30 सितंबर 2022 तक उनको मुकम्मल हो जाना है, चाहे वो नया प्रोजेक्ट हो चाहे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हो। वो अपने आप को इलेक्ट्रॉनिकली प्रोजेक्ट को रजिस्टर करेंगे और उस प्रोजेक्ट के रजिस्टर करने के बाद ये उसके अंदर ऑन बिफोर 31 दिसंबर 2020 करेंगे, और साथ ही एक इर्रेवोकेबल ऑप्शन देंगे कि जी अब हमने अपने प्रोजेक्ट को इस स्कीम में शामिल कर लिया है, तो लिहाजा अब हम इसी में रहेंगे। अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कोई एक कंपनी नहीं इसमें रजिस्टर्ड होगी, बल्कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होगा। आप पे, आपकी सवाबदीद पे है कि आप एक प्रोजेक्ट जो है अपनी एक्स कंपनी का वो इस स्कीम में डालें, और आपकी सवाबदीद ये है कि आप अपना दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो आप नॉर्मल टैक्सेशन में करें। दिस विल बी 100% योर प्रोरोगेटिव कि आप इसको कैसे लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि जी जब आप इस स्कीम में आ जाएंगे तो आप इसके रिटर्न भी जो है वो खुद इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेंगे, और आप इसकी वेल्थ स्टेटमेंट या इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो भी आप इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेंगे। अच्छा, जब हम इस स्कीम में आ जाएंगे तो ऐसी क्या चीजें होंगी जो हम पे एप्लीकेबल हो जाएंगी, उसका हम जिक्र कर लेते हैं। कि सबसे पहली तो ये होगी कि अगर ये इस पे जो इनकम ड्राइव होगी आपको, वो इनकम जो है किसी और हेड ऑफ अकाउंट में नहीं होगी, ये एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में होगी, और इस पे फिक्स टैक्स आपकी बिल्डिंग की कवर एरिया या सेलेबल एरिया उसके मुताबिक होगा। अच्छा, आपको किसी किस्म का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो है आपकी इनकम के अंदर नहीं आपको अलाउ किया जाएगा। आप जो है उसमें जो डायरेक्ट डिडक्शंस हैं ज़कात का, वर्कर्स वेलफेयर फंड का, वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड का, प्रॉफिट ऑन डेट का और एजुकेशन एक्सपेंस का, वो आपको नहीं अलाउ होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट मेरा पिछला लॉस पड़ा हुआ है तो उसको सेट ऑफ कर दें। ऐसा नहीं हो सकता कि इस प्रोजेक्ट में आपने अपने आप को रजिस्टर्ड किया हो और अगर इस पे लॉस हो जाएगा तो वो आगे जाके सेट ऑफ होगा। ना पिछला लॉस सेट ऑफ होगा, ना इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो लॉस होगा वो आपको आगे कहीं मिलेगा। अच्छा, फिर ये जो कंडीशन लगाई गई है कि अगर आपको कोई टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा सिवाय 236K के जो कि परचेज पे लगता है। अगर आपने कोई प्लॉट 17 अप्रैल 2020 या उसके बाद 31 दिसंबर 2020 तक आपने खरीदा और उस पे जो 236K पे किया, वो जो है वो आपको मिलेगा, और इसके अलावा आपको कोई भी रिडक्शन नहीं मिलेगी। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये सिमिलर प्रोविजन इसी तरह 234A CNG में आए थे 2005 समवेयर में, और फिर 2015 में इसको वापस कर लिया था सबसेक्शन 4 को। अच्छा, अगर फर्ज कर लें कि अब मैं मिसाल दूं कि ये नेक्स्ट है कि नो रिफंड ऑफ एनी टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये तो बात हो गई कि कोई और क्रेडिट ही नहीं मिलेगा तो आपको रिफंड का सवाल नहीं होता। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर 236 पे मेरा इतना टैक्स कट गया है कि जो मेरे प्रोजेक्ट की जो मुझे वो आनी है टैक्स की लायबिलिटी, उससे वो 236 के ज्यादा है, तो मेरा व्यू ये है कि वो भी रिफंड आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इंसेंटिव ये है कि आप इसमें सेक्शन 113 का जो मिनिमम टैक्स है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। आपने जो दे दिया, ऐसा नहीं होगा कि कंपैरिजन होगा कि जी आपका जो है वो आपके टर्नओवर और आपकी नेट इनकम जो है उस पे आपसे उसका टैक्स कंप्यूट किया जाएगा और इसको कंप्यूट किया जाएगा और हाईएस्ट या लोएस्ट लिया जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको ना मिनिमम टैक्स लगेगा टर्नओवर पर, ना ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स आप पे अप्लाई होगा। अच्छा, अब रूल 7 ऑफ द रूल्स प्रोवाइड दैट द बिल्डर्स डेवलपर्स आर, अब आपको फर्दर आपको एक और छूट ये दी गई है कि आप अगर इस प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवाएंगे तो इस प्रोजेक्ट पे आप कोई भी बिल्डिंग मटेरियल खरीदने की जो कॉस्ट होगी उस पे आपको सेक्शन 153 के तहत टैक्स नहीं काटना है, एक्सेप्ट स्टील और सीमेंट। और हम सबको पता है कि स्टील और सीमेंट में मोस्टली बड़े मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जिनके पास एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट्स होती हैं। तो अगर हमें प्रैक्टिकली देखें तो परचेज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल पे कोई टैक्स नजर नहीं आता कटने के लिए।
दूसरा ये कि सर्विसेज ऑफ प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, शटरिंग एंड एनी अदर सिमिलर सर्विस एक्सेप्ट फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। और अगर आपको कोई सर्विसेज भी आप लेंगे तो उस पर भी आपको टैक्स नहीं काटना है, लेकिन चूंकि लोगों का ये ख्याल है कि यहाँ सिर्फ प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, शटरिंग लिखा हुआ है, मेरा व्यू ये है कि जी जितनी भी सर्विसेज होंगी उस पर टैक्स नहीं कटेगा, क्योंकि आगे एक ओमनीबस सेंटेंस भी इस्तेमाल किया गया है और वो है एनी अदर सिमिलर सर्विसेज। तो अगर कोई भी सिमिलर सर्विसेज जो हम इस अपने काम के लिए लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उस पर भी आपको टैक्स काटने की जरूरत है। इसी तरह अगर कोई लिमिटेड कंपनी है और उसको इस प्रोजेक्ट पे जो इनकम हुई है और वो अपने शेयर होल्डर्स में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लिहाजा चूंकि टैक्स नहीं लगेगा तो लिहाजा उस डिविडेंड पे आपको विदहोल्डिंग ऑफ टैक्स भी नहीं करने की जरूरत। प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए प्रोजेक्ट की लाइफ, ये एक्चुअली कनेक्टेड है कि आपको 30 सितंबर 2022 तक खत्म करना है, तो लिहाजा जो नए प्रोजेक्ट्स होंगे उनको 2.5 साल दिए गए हैं और जो पुराने प्रोजेक्ट्स होंगे उनको 3 साल दिए गए हैं। हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि कहीं भी फ्रैक्शन ऑफ ईयर अगर आता है तो फिर ईयर पूरा शामिल होगा, जो कि रूल 2(2)C कहता है कि द ईयर दैट अ ईयर विल इंक्लूड फ्रैक्शन ऑफ द ईयर ऑल्सो। अच्छा, अब ये अब कमेंसमेंट कब होगी, मतलब वो कौन सा ऐसा मोमेंट होगा जिसमें हम कहेंगे कि कमेंसमेंट हो गई? तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीजें हैं कि आपने कंस्ट्रक्शन के लिए प्लान अप्रूव करवा लिया और आपने कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू कर दी। तो और अगर आप डेवलपर हैं तो आपका डेवलपमेंट का जो प्लान है वो आपने अप्रूव करवा लिया और आपने डेवलपमेंट का काम शुरू करवा दिया। अच्छा, और कंप्लीशन कब होगी? कंप्लीशन जो है वो अगर आप बिल्डर हैं तो द डेट ऑन विच द ग्रे स्ट्रक्चर, यानी जो आपकी बिल्डिंग पे ग्रे स्ट्रक्चर है, फिनिश गुड्स की बात, फिनिशिंग की बात नहीं हो रही, ग्रे स्ट्रक्चर की बात हो रही है। लेकिन ग्रे स्ट्रक्चर आपका रूफ तक मुकम्मल होना चाहिए। अगर रूफ तक आपका ग्रे स्ट्रक्चर 30 सितंबर 2022 तक अगर मुकम्मल हो गया तो आप समझ लें कि आपका इसको सही कर लिए। यहाँ पे 30 सितंबर 2020 लिखा है, ये 22 है एक्चुअली, ठीक है ना। इन द केस ऑफ डेवलपर कम से कम 50% जो है वो प्लॉट आपके बुक हो गए हों, आपने 40% जो है वो पैसे वसूल कर लिए हो और आपकी लैंडस्केपिंग आपने मुकम्मल कर ली हो और आपकी रोडों का जो लेवल 50% रोडों का जो सब ग्रेड लेवल है वो मुकम्मल हो चुका हो और उसको सर्टिफाई करें अप्रूविंग अथॉरिटी, यानी मेप अप्रूविंग अथॉरिटी या नेस्पाक। ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो आप समझ लें कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और जो आपने एडवांटेज इस 100D रेट विथ 11th शेड्यूल आपने लिया है वो आप उसके इंटाइटल हो गए। अच्छा, एक्सक्यूज मी, इसमें यह है कि जी आपको कौन सी रिजीम आप पे अप्लाई होगी? तो रिजीम ये होगी कि जब आप फिक्स टैक्स देंगे जो कि शेड्यूल में दिया गया है कि आप उसमें शेयर अलग दिखाए गए हैं और उसके मुताबिक आप एक फिक्स टैक्स पे करेंगे, तो इसको मैं ये कहूंगा कि ये एक फिक्स एंड सेपरेट रिजीम है। अच्छा, जो टैक्स कटेगा वो फुल एंड फाइनल होगा, आपकी प्रोजेक्ट से लायबिलिटी का रिलेटेड होगा। और दूसरी बात ये कि बाकी अगर फर्ज कर लें कि आपने एक प्रोजेक्ट अपनी एक कंपनी के अंदर इसको रजिस्टर करवाया और आपको कोई इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, किसी और चीज की इनकम हो रही है, तो वो इनकम जो है वो आपकी नॉर्मल टैक्सेशन में होगी और उसके लिए आपको नॉर्मल टैक्स जमा करवाना होगा। अगर फर्ज कर लें कि आप कोई ऐसी जगह प्लॉट है जिसका कमर्शियल भी इस्तेमाल हो सकता है और रेजिडेंशियल भी हो सकता है, तो उसके जो रेट्स हैं वो रिस्पेक्टिव रेट्स दोनों लगेंगे। सिमिलरली अगर आप एक ही डेवलपमेंट कर रहे हैं प्लॉटों की और वहां पर आप कमर्शियल एरिया भी बना रहे हैं और वहां पर आप बिल्डिंग्स भी बना रहे हैं और वहां पर आप फर्ज करें आपने प्लॉट्स बनाए और कुछ रेजिडेंशियल बना दिए, कुछ कमर्शियल एरिया बना दिया, तो वॉट एवर यू विल कंस्ट्रक्ट द रेट विल बी अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर आप यही प्रोजेक्ट अगर कोई नया पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं या अगर आप एहसास के लिए कर रहे हैं तो फिर इस सूरत में आपके रेट जो है वो लिए जाएंगे जो उन दोनों में से जो हायर होंगे।
अच्छा, अब हम आते हैं जो कि सबसे बड़ा इस स्कीम का है कि आप जो है, आपसे जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अब वो लोगों का ये ख्याल है इसको, और मैं इसको इस तरह पढ़ता हूँ, लोगों को ये ख्याल है कि ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो या किसी किस्म का भी इन्वेस्टमेंट हो, सिर्फ ये 2 लोगों को अवेलेबल है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 लोगों को 111 की एग्जेम्पशंस अवेलेबल है। एक तो बिल्डर्स को अवेलेबल है, एक डेवलपर्स को अवेलेबल है, एक ऐसे शख्स को अवेलेबल है जो पहली दफा नहीं, मींस फर्स्ट परचेजर होगा। उसको मैं अभी आपको ज्यादा आगे और क्लियर करता हूं कि फर्स्ट परचेजर से क्या मुराद है। और एक ऐसा शख्स जो एक प्लॉट खरीदे कंस्ट्रक्शन की नीयत से। तो हम 1 बाय 1 चलते हैं। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि इस 111 की एग्जेम्पशन जो है वो 4 तरह की कैटेगरी के लोगों को है। अच्छा, हम पहले आते हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है और वो इंडिविजुअल है, तो उसके लिए ये शर्त है कि वो अपना एक नया बैंक अकाउंट खोलेगा। अगर वो डेवलपर है तो डेवलपर का खोलेगा, अगर वो बिल्डर है तो बिल्डर का अकाउंट खोलेगा। उस अकाउंट में वो पैसे डालेगा 2020 तक, और 2020 तक डालने के बाद वो अकॉर्डिंगली उसी बैंक अकाउंट से वो सारी पेमेंटें करेगा। अच्छा, अगर कोई शख्स अपनी लैंड देना चाह रहा है तो ये शर्त होगी कि वो जमीन जो है वो उसने 17 अप्रैल से पहले उसकी टाइटल उसके पास होना चाहिए। अच्छा, सिमिलरली अगर कोई शख्स जो है या कोई शेयर होल्डर या कोई पार्टनर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनी के थ्रू करना चाह रहा है या एओपी के थ्रू करना चाह रहा है, तो उस कंपनी या एओपी का सबसे पहली कंडीशन ये है कि उसको सिंगल ऑब्जेक्ट कंपनी होनी चाहिए, और वो कंपनी 17 अप्रैल 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 के दरमियान वो कंपनी बने। अब कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जी अगर मेरे पास अभी एओपी है और उस पे एक प्लॉट है और मेरा सिंगल ऑब्जेक्ट ही है कंस्ट्रक्शन का, तो मैं क्या इस प्रोजेक्ट को इसमें नहीं ला सकता हूँ? मेरा नहीं ख्याल, आप ला सकते हैं। अगर आपको कंपनी या एओपी में कोई प्रोजेक्ट लाना है तो इसकी ये कंडीशन है कि आप ये कंपनी या एओपी बनाएंगे पहले, और फिर उसमें प्लॉट को अकॉर्डिंगली ट्रांसफर करेंगे, और जो आगे वैल्यूज है वो हम आगे फिर देखेंगे कि वो किस वैल्यूज पे ट्रांसफर होना चाहिए। दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि जी आपने किसी कंपनी में पैसे लगा दिए और आप कहें कि जी मैं जो है वो मैं इसका एडवांटेज ले लूं। नहीं, उस कंपनी का आपको शेयर होल्डर होना जरूरी होगा, और जो शेयर होल्डिंग आपकी होगी वही पैसे जो है उसके मुतालिक आपसे नहीं पूछा जाएगा। सिमिलरली अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म में जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा उसमें आपको नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, अगर आप जो है वो इस कंपनी में पैसे की शक्ल में लगाना चाह रहे हैं, कैश की शक्ल में, तो ये आप पे लाजिम है कि आप अपने क्रॉस बैंक अकाउंट से उस कंपनी के या उस पार्टनरशिप फर्म के बैंक अकाउंट में पैसे डायरेक्टली डालेंगे। और अगर आप जमीन दे रहे हैं तो फिर आप पे ये लाजिम है कि ये जमीन पहले आपके पास होनी चाहिए, उसकी मलकियत आपके पास होनी चाहिए, और आपने फिर उस लैंड को आपने ट्रांसफर कंपनी के नाम पे करें। अच्छा, फर्स्ट परचेजर जो है वो अगर वो नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो उस पे ये लाजिम है कि वो जितनी भी पेमेंट करेगा वो सन 30 सितंबर 2022 तक क्रॉस चेक से करेगा, और अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में करना चाहता है तो उसकी जो बैलेंस पेमेंट है या फुल पेमेंट है वो 30 सितंबर 2000 अगेन वो भी क्रॉस बैंकिंग चैनल से करेगा, और ऐसे प्रोजेक्ट में करेगा जिसमें उस डेट से करेगा जिस डेट से उस बंदे ने इस प्रोजेक्ट को अपने एफबीआर में रजिस्टर करवाया। अच्छा, फर्स्ट परचेजर में बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि ऐसा शख्स है फर्स्ट परचेजर जो पहली दफा जिंदगी में प्रॉपर्टी खरीद रहा हो। ऐसा नहीं है। यहाँ फर्स्ट परचेजर से मुराद ऐसा है कि अगर कोई बिल्डिंग या कोई जगह जिसको आप खरीद रहे हैं तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी ऑनर से खरीदेंगे, किसी इन्वेस्टर से नहीं लेंगे। यानी अलॉटमेंट जो है कंपनी की, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन जिसको ये अलॉटमेंट होगी, तो आप फर्स्ट परचेजर कहलाएंगे। अच्छा, अगर अब ये जो चौथी कैटेगरी है वो ये कैटेगरी है जिसमें अगर आप कोई एक प्लॉट लेते हैं और आप इस इंटेंशन से लेते हैं कि मैंने इस प्लॉट को लेके और बनाना है,
तो आप बेशक आपको भी इसकी एलिजिबिलिटी है, लेकिन इसकी शर्त ये है कि आप जो है वो इसकी कंप्लीट जो परचेज प्राइस है वो बैंक के थ्रू करें और इसको आप 31 दिसंबर 2020 से पहले करें, नंबर 1। एक्सक्यूज मी। और अगर आपने 31 दिसंबर तक आप इसकी कमेंसमेंट शुरू कर देंगे और 30 सितंबर 2022 तक आप इसको जो है वो खत्म कर देंगे। और दूसरी बात ये कि आप अपने आप को FBR के साथ आप जाके अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे कि जी मैंने ये प्लॉट खरीदा है इस नियत से कि मैं इसको कंस्ट्रक्शन करूंगा। अच्छा, अब ये जनरल है कि अगर कोई शख्स पैसे इन्वेस्ट कर रहा है मनी या लैंड की सूरत में, तो उसको उस पे ये लाजिम है कि वो FBR की पोर्टल पे जाएगा। उस पे ये लाजिम है कि वो जो पैसे उसने अपने उस बैंक अकाउंट में डाले हैं, जो उस फॉर्म में लिखे हैं, उतने फुल्ली प्रोजेक्ट्स पे वो खर्च होंगे। और दूसरी बात ये कि उसने जो है वो सर्टिफिकेट्स लेनी है जिस तरह से ये नीचे लिखा हुआ है। अगर वो बिल्डर है तो उसने नेस्पाक से सर्टिफिकेट लेनी है कि इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, ग्रे स्ट्रक्चर, या मैप अप्रूविंग अथॉरिटी से लेनी है। अगर वो डेवलपर है तो वो अपनी जो भी नेस्पाक से लेगा या उनसे सर्टिफिकेट लेगा कि हाँ जी इनसे 50% जो रोड है वो उसकी कारपेटिंग हो गई है। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जो है वो ये जो कि QCR रेटिंग होगी वो ये सर्टिफाई करेगी कि इनकी बुकिंग 50% हो गई है और 40% जो है उनके पैसे उस पे आ गए 30 सितंबर 2022 तक। अच्छा, अब ये है कि इज देयर एनी रिडक्शन इन टैक्स अवेलेबल टू द लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट? यस, अगर आप किसी भी कोई भी नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी या एहसास प्रोग्राम के लिए कोई प्रोग्राम अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपका जो रेट ऑफ टैक्स है वो 90% से रिड्यूस हो जाएगा। अब ये रेट ऑफ टैक्स कौन सा है? कोई नॉर्मल इनकम वाला नहीं है। ये जो टैक्स रेट ऑफ टैक्स जो इस स्कीम में दिया गया है, अगर फर्ज कर लें कि वो 100 रुपए लगना है तो इस केस में 10 रुपए लगेगा। ठीक है, अब उसके क्या मुश्किलात आएंगी आगे हम वो सवाल की शक्ल में फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, वेदर अ बिल्डर और डेवलपर इज अलाउड टू इनकॉर्पोरेट प्रॉफिट्स? आप बिल्कुल आप अपना अब देखिए दो तरह के आप अपनी बुक्स में ले सकते हैं। एक तो ले सकते हैं जो आपने ओरिजिनल पैसे लगाए वो पैसे आप अपने बुक्स में ले सकते हैं, और फिर आपने इसके प्रॉफिट पे जो आपने इनकम आपको हुई है या जो टैक्स आप जिस पे जमा करवा रहे हैं तो उसका 10 टाइम्स अप टू 10 टाइम्स। ये नहीं है जरूरी कि आपकी अगर इनकम 10 गुना नहीं हो रही तो आप जबरदस्ती ले जाएं, लेकिन अप टू 10 टाइम्स होगी तो जो है आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। हम आगे डिस्कस करेंगे कि अगर 10 टाइम्स से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। सर्टिफिकेट्स मैंने आपको बताई कि ये लेना जरूरी है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो फिक्स टैक्स है वो आप उसको 10 टाइम्स तक ले सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि अगर फर्ज कर लें कि मुझे इनकम जो है वो 10 गुना से ज्यादा, जो मुझे अपीरेंटली नजर आ रहा है कि टैक्स जितना कम है, मेरा अपना अंदाजा ये है कि लोगों को इनकम जो है वो 10 गुना से ज्यादा होगी। तो अगर 10 गुना से ज्यादा हो तो क्या होगा? अच्छा, बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि पुराना 80C5 का लॉ होता था जिसमें आप 111 की एप्लीकेशन करते थे। मेरा नहीं जाती ख्याल कि इसमें ऐसा है। मेरा ख्याल ये है कि अगर जो है वो आपको 10 टाइम से ज्यादा अगर कोई इनकम होती है तो वो आपको अदर इनकम के तौर पे नॉर्मल में आपको टैक्स होनी चाहिए। इसमें मैं पाकिस्तान टैक्स बार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें ये सजेशन देनी चाहिए कि अगर कोई इनकम इतनी ज्यादा होती है तो उसको भी फिर इसी स्कीम में शामिल कर लिया जाए और टैक्स अकॉर्डिंगली एक रिड्यूस रेट पे कोई भी तय कर लिया जाए इसका। अच्छा, इसमें जो सबसे प्राइम कंडीशन है आपने देखा होगा कि ये है कि आपके नक्शे जो है वो अप्रूव होने चाहिए। लेकिन चूंकि जिस हम माहौल में हम रहते हैं तो इस बात का खदशा जरूर होता है कि जी हमारे नक्शे जो है वो विदिन 31 दिसंबर 2020 तक अगर ना हुए तो फिर क्या होगा। तो आपको कानून ने ये प्रोवाइड किया है कि अगर आपने
इस डेडलाइन की खत्म होने से 30 दिन पहले तक आपने सारी फॉर्मेलिटी अगर कर ली है, तो आपको सारी फॉर्मेलिटी करने के बाद आपकी जिम्मेदारी अब नहीं है, आपको एक प्रोविजनल कमेंसमेंट सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं और आप इसका इंटाइटलमेंट भी ले सकते हैं। और आपको लेकिन शर्त ये शामिल है कि आपको वो सितंबर 2022 पे खत्म जरूर करना है प्रोजेक्ट और उसकी सर्टिफिकेट लेनी है आपको। अगर कोई किसी शख्स से गलती हो जाए फॉर्म भरते वक्त या डिक्लेरेशन भरते वक्त या रिटर्न भरते वक्त, तो उस सूरत में मेरा जाती ख्याल ये है कि वो आपका डिक्लेरेशन जो है वो वॉइड नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कोई फॉर्म ये साबित हो जाए कि आपने इंटेंशनली या विलफुली अगर कोई मिस इंटरप्रिटेशन की है या कोई ऐसे फैक्ट्स जिसको आपको पता थे और आपने सप्रेस किए हैं, फॉर एग्जांपल आपको पता था कि ये 5000 का प्लॉट है 5000 गज का और आपने जानबूझ के 4000 गज लिखा, तो इस सूरत में आपकी डिक्लेरेशन जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। लेकिन वो भी उस सूरत में होगी जब आपको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सुनने की और आप उसको पूरी तरह सुनेंगे। और तीसरी कंडीशन ये है कि आपके उनको एफबीआर से भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी आपके डिक्लेरेशन को वॉइड करने से पहले। अच्छा, अगर फर्ज कर लें कुछ हमारे दोस्तों ने सवाल किए, उसका भी मैं जिक्र अभी करूंगा, तो वो उसमें यह है कि भाई अगर कोई भी चीज ऐसी जो इस लॉ के अंदर नहीं लिखी गई है, तो इनकम टैक्स लॉ में जो भी कवानीन है वो मुटेंडस मुटेंसी होंगे। ये मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन मेरे पास जो सवाल आते हैं उसका मैं जवाब आपको देता हूँ। जी, हम शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा आ रहे हैं। डियर पार्टिसिपेंट्स, आप थोड़ा सा इंतजार करिएगा, हम इंशाल्लाह दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक व्यूअर्स। हम आपके पास दोबारा हाजिर खिदमत हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अब्दुल कादिर मेमन साहब से, स्पीकर, जो कि आज के इस टैक्स लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 के हवाले से बात कर रहे हैं। और आखिर में इनसे हम इस बात की भी क्लैरिफिकेशन ले लेंगे कि लोगों में ये कंफ्यूजन आए कि टैक्स लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस भी मौजूद है और टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2020 भी मौजूद है, जो कि इससे पहले 30 मार्च को प्रोमलगेट हो चुका था। तो कादिर साहब, प्लीज बे कंटिन्यू। Thank you very much once again. I'm so greatly honored by Pakistan Tax Bar. अब मैंने लीगल जो पोजीशंस थी वो तो आपको एक्सप्लेन की। नेक्स्ट 20 मिनट में इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि मैं 10-15 सवाल ऐसे जो ट्रिकी टाइप के हों वो मैं आपको उसके जवाब दूं। पहला तो सवाल ये है कि अगर मैंने इस स्कीम में अपने आप को इस प्रोजेक्ट को शामिल कर लिया और खुदा ना खास्ता किसी वजह से भी मैं पैसे ना जमा करवा सका अपने, तो पूरे तो क्या होगा? क्या मेरा ये डिक्लेरेशन जो है वो वॉइड हो जाएगा या क्या होगा? नहीं, आपका डिक्लेरेशन वॉइड नहीं होगा। इनकम टैक्स लॉ के जितने भी प्रोविजंस हैं वो आप पे एप्लीकेबल होंगे। और इनकम टैक्स लॉ के जब प्रोविजन एप्लीकेशन की हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं डिफॉल्ट सरचार्ज की, हम बात कर रहे हैं पेनल्टी की, कि अगर आपने जानबूझ के किया तो आप पे पेनल्टी लगेगी, बट आपका डिक्लेरेशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नहीं होगा। अच्छा, अब एक और सवाल कर ले लेते हैं जिसमें ये कहते हैं कि आज मैंने प्रोजेक्ट अगर लिया और मुझे 3 महीने बाद सडनली ख्याल आता है कि ये तो मैंने बहुत ज्यादा टैक्स दे दिया है और अब मुझे ऐसा चाहिए कि मैं नॉर्मल में चला जाऊं, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट के लिए जब आप रजिस्टर करेंगे तो आप एक इररिवोकेबल एक देंगे नोट, जिसमें ये कहा जाएगा कि जी आप जो है वो इस प्रोजेक्ट को इस फिक्स टैक्स रिजीम में ही करवाएंगे, आप उस फिक्स टैक्स रिजीम से आउट नहीं हो सकते। अच्छा, तीसरा ये है कि जी अगर मेरी आज कोई कंसीलमेंट की प्रोसीडिंग्स चल रही है किसी प्लॉट पे, मतलब मुझे नोटिस सिर्फ हुआ है और मुझे शोकॉज नोटिस अभी इश्यू नहीं हुआ है, तो चूंकि हर स्कीम में ये होता है कि आपने जितनी पिछली स्कीम एमनेस्टी की देखी होंगी उसमें लिखा हुआ था कि जी अगर आप अगर वहां तक अगर ट्रिब्यूनल तक भी अगर आप हैं तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं, और अगर आप फाइनलिटी नहीं हुए। इस पॉइंट पे मेरा अपना जाती व्यू ये है कि चूंकि जब कोई कंसीलमेंट की प्रोसीडिंग्स आपकी चल रही है तो 111 की चल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि आप पे जो प्रोसीडिंग्स चल रही है अनएक्सप्लेन की चल रही है,
और जब आप इसमें जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप इस बात को खुद एडमिट कर रहे हैं कि ये अनएक्सप्लेन्ड था, जिसको मैं इसमें आके वो ले रहा हूँ। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि जब तक आपका ऑर्डर नहीं होता है या आपको प्रॉपर शो कॉज नोटिस नहीं इश्यू हो जाता, आई थिंक अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो आप इसके बावजूद भी इसका एडवांटेज इसको ले सकते हैं। ये मेरी जाती राय है। चौथा ये है कि अगर मैंने किसी से इस स्कीम के आने से पहले मैंने किसी एक प्लॉट परचेज कर लिया था और उस प्लॉट की मैंने 100% पेमेंट भी कर दी थी, बट अनफॉर्चुनेटली टाइटल मेरे नाम पे ट्रांसफर नहीं हुआ था, तो क्या मैं ऐसे सर्कमस्टेंसेस में इस प्लॉट को अपने इसमें ला सकता हूँ, एज ए लैंड में इन्वेस्टमेंट ला सकता हूँ? मेरा नहीं ख्याल कि आप इसको ला सकते हैं, क्योंकि कानून ये कहता है कि 17 अप्रैल 2020 को वो प्लॉट आपके नाम पे होना चाहिए, उसका टाइटल डॉक्यूमेंट आपके नाम पे होना चाहिए, एग्रीमेंट ऑफ सेल नहीं, टाइटल डॉक्यूमेंट आपके नाम पे, जो कि अपीरेंटली आपके पास नहीं है, तो लिहाजा आप इसको इस स्कीम में नहीं ला सकते। अच्छा, एक सवाल अब मैं ये ओकाला टैक्स बार वाले दोस्तों ने हमारे कुछ सवालात किए थे, मैं उनके वो सवालात लेता हूं और फिर उसमें जो क्वायरीज हैं उसका जवाब देंगे। इनका कहना ये है कि 100D9C के तहत डेवलपर जो है उसका मतलब ये है कि वो रजिस्टर्ड हो एज ए डेवलपर बोर्ड के साथ और वो एंगेज्ड हो लैंड इन द फॉर्म ऑफ प्लॉट्स ऑफ एनी काइंड फॉर सेल्फ और अदरवाइज। अब इनका सवाल ये था कि ये अदरवाइज से क्या मुराद है? अदरवाइज से क्या मुराद ऐसा है कि प्लॉट उसका अपना ना हो और सिर्फ उन्होंने उसको उस पे काम किया हो, कोई सर्विस प्रोवाइड की हो और वो इसकी इनकम की एमनेस्टी ले सकते हैं? मेरा नहीं जाती ख्याल कि ऐसा है, क्योंकि लॉ ये कहता है कि इसके टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट होगा। अब जब वहां पे यहाँ पे लिखा गया है इटसेल्फ और अदरवाइज से मुराद ये है कि या तो वो खुद करे या किसी से करवाए अपनी जमीन पर, जमीन आपकी अपनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि टाइटल डॉक्यूमेंट आप पे ना हो और आपको उस प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एफबीआर में रजिस्टर्ड होने के लिए, एलिजिबल प्रोजेक्ट करवाने के लिए उसका टाइटल डॉक्यूमेंट आपके नाम पे होना चाहिए। अच्छा, ये प्योरली मैं ये क्लियरिटी कर दूं कि ये सारे मेरे अपने व्यू हैं, इसमें पाकिस्तान टैक्स बार की कोई पाबंदी नहीं है, ये सिर्फ एक एकेडमिक हम सेशन कर रहे हैं जिसमें हम एक दूसरे से सीखेंगे जरूर। ओकाला टैक्स बार वालों का दूसरा सवाल ये था कि सेक्शन 100D9G provides the definition of project, which means a project for the construction. इसमें भी उन्होंने यही बताई है कंडीशन अदरवाइज। मैं समझता हूं कि अगेन इसमें भी वही सिचुएशन है कि अदरवाइज से मुराद ये कि अगर फर्ज कर लें कि कोई शख्स कंस्ट्रक्शन के लिए प्रॉपर्टी लेता है, उसको बेचता है, और या फिर कोई प्लॉट लेता है, बनाता है और उसको बेचता है, या फिर वो अपने लिए रख लेता है या किराए पे रख लेता है, तो अदरवाइज यहाँ इसका मुराद जो है, अदरवाइज से मुराद ये है उसकी डिस्पोजल। तो उसकी डिस्पोजल किस तरह से है? अगर किसी ने बेचा उसको या जो है उसने अपने पास रख लिया एक बिल्डिंग और खुद किराए पे उसको दे दी और उससे किराया कमा रहा है, तो मैं समझता हूं कि यहाँ वर्ड अदरवाइज जो है उस पे पीछे जो है वो विजडम ये है कि जी हम जो है अदरवाइज उसका होना चाहिए। अच्छा, चूंकि दोस्त बहुत सारे लोग सुन रहे हैं तो मैं अपनी जिम्मेदारी ये महसूस करता हूं कि मैं पूरा सवाल पढ़ूं आपके सामने, ताकि आपको महसूस हो कि मैं क्या सवाल पढ़ रहा हूँ। ये एक्चुअली सवाल जिसका मैंने अभी जवाब दिया, उसका सवाल ये था कि सेक्शन 100D9G provides the definition of a project, which means a project for construction of building with the object of disposal or project for development of a land into a plots with the object of disposal or otherwise। तो सवाल ये था कि यहाँ अदरवाइज से क्या मुराद है? तो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि यहाँ पे अदरवाइज से मुराद ये है कि या तो आप सेल करें या फिर आप इसको अपने लिए रख लें या फिर आप इसको रेंट पे दे दें। दैट इज द पॉइंट इज अदरवाइज। अदरवाइज से मुराद कोई और यहाँ पे नहीं है। अच्छा, एक फिर नेक्स्ट सवाल इनका और ये था कि सेक्शन 100D9H of the income tax ordinance provides the definition of registered with the board means registered after submission of form project by project basis on the online ORS web portal. Does it mean that for every project a new AOP or a company is to be formed
incorporated or under one company or an AOP, number of projects can be registered. मैंने जैसे अभी अपने पहले बात में भी आपको बताया कि आपको हर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है. आप प्रोजेक्ट टू कंपनी आपकी एक ही रहेगी, AOP आपकी एक ही रहेगी. इंडिविजुअल अगर आपकी स्टेटस है तो आप अपने पास ही एक ही रखें, लेकिन आप प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे. दिस इज अ वेरी यूनिक स्कीम जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट जिसको रजिस्टर करवाना है, एक पर्टिकुलर टाइम पे शुरू करना है और एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको खत्म करना है. अच्छा, नेक्स्ट सवाल ये था कि द अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस इज साइलेंट अबाउट इन्वोकेशन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, that is 122, 177, 214C of the income tax ordinance. What would be the mode and manner in this regard under the amendment ordinance? इसमें मेरा व्यू ये है कि इन्होंने एक omnibus clause जो provision of law डाला हुआ है कि अगर कोई ऐसी चीज इसमें नहीं लिखी हुई है तो वो इनकम टैक्स का लॉ इस पर अप्लाई करेगा. अगर हम इसको इस तरह भी देख लें कि इन्होंने जो कंडीशन हमारी है वो ये है कि जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो जो रिटर्न हमने जिस दिन फाइल किया है उस दिन हमारा रिटर्न असेसमेंट हो जाता है. सिमिलर प्रोविजन इन्होंने इस ऑर्डिनेंस में भी की हुई है और मैं समझता हूं कि अगर कभी भी कोई इन्वोकेशन होगी तो 122(5) में भी की जा सकती है और 177 में भी की जा सकती है और 214C में भी की जा सकती है. अच्छा, अब कुछ ऐसे पॉइंट्स जो इन्होंने भी रेज किए, कुछ मेरे सवाल में भी थे, कुछ मेरी नॉलेज में भी आए कि जी जिन सवालों पे हमें FBR से जरूर क्लियरिफिकेशन लेनी चाहिए, लेकिन मेरा अपना जाती व्यू जो है वो आप अगर इजाजत देंगे तो मैं इस पर शेयर करूंगा. मैं कोशिश करूंगा कि हम 5-15 पे, जैसे मुझे हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि इसको खत्म करना है, तो मैं 5-15 पे एक वक्फे के लिए जो हमने जाना है उससे पहले इसको खत्म कर लूंगा. अच्छा, वेदर सवाल यह है कि वेदर द डेवलपर और बिल्डर ऑपरेटिंग फॉर द प्रोजेक्ट्स इन नया पाकिस्तान एंड डेवलपमेंट और अंडर द एहसास प्रोसेस रिस्ट्रिक्टेड टू इनकॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड गेन अप टू 10 times of the tax reduced by 90% as the terms used so and so. मेरा ख्याल है, जाती ख्याल ये है कि यस, आप अगर आपने जितना, चूंकि वर्ड वहां पे टैक्स का यूज किया गया है, तो आपको बिल्कुल आप उतना ही ले सकते हैं जितना आप उसमें जो है वो आपको टैक्स का मल्टीप्लाई. लेकिन मैं समझता हूं कि नेचुरल जस्टिस ये डिमांड करती है कि हमें ये बोर्ड को कहना चाहिए कि जनाब आप जो है इसमें आप टैक्सेबल की बेसिस पे आप इनको दें, क्योंकि ये लोग तो वैसे भी मुल्क की खिदमत ही कर रहे होंगे ना, मेरे ख्याल में तो. अच्छा, एक और सवाल है जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है, वो ये है कि इफ एनी पर्सन हु इज एक्वायरिंग शेयर होल्डिंग फ्रॉम द पर्सन हु हैज क्लेम्ड एग्जेम्पशन, यानी अगर कोई ऐसा शख्स जिसने शेयर होल्डिंग किसी एक ऐसी कंपनी में ली जो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हो रहा है, इसका मतलब उसको 111 की एग्जेम्पशन मिल जाएगी. अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मैं जब उससे शेयर खरीदूंगा तो क्या मुझे भी 111 की एग्जेम्पशन मिलेगी? नहीं जनाब, आपको नहीं मिलेगी, इसलिए कि वो जिसने फर्स्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट उस प्रोजेक्ट के लिए की थी सिर्फ उसी को मिलेगी, उसके जो सब्सिक्वेंट जो शख्स है उसको नहीं मिलेगी. अच्छा, फिर दूसरा सवाल ये मैं इस पे अपना वो कहूंगा, इफ एनी बिल्डर और डेवलपर अर्न्स इनकम प्रॉफिट्स मोर देन 10 of 10 टैक्स, मैंने आपको बताया कि वो नॉर्मल में टैक्स होगी, अगर आपको ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन चूंकि लॉ में यहाँ नहीं लिखा है, बट चूंकि लॉ में ये भी नहीं लिखा कि अगर कोई ज्यादा हुई तो आपको कंसीलमेंट होगी, तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि हमें ये लेना चाहिए कि नॉर्मल में टैक्स होगी, लेकिन पाकिस्तान टैक्स बार को ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि ओवर एंड अबाउ जो 10 times हो उसके लिए भी कोई फिक्स टैक्स रिजीम रीजनेबल अमाउंट की वो उसको अनाउंस कर दिया जाए. तीसरा सवाल ये है कि इफ एनी बिल्डर or developer who opts to be taxed under the scheme 2020 but suffer a loss, अगर उसको लॉस सफर होता है तो क्या वो जो टैक्स उसने पे किया है वो क्या कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा या क्या उसको वापस हो जाएगा? नहीं जनाब, जो टैक्स उस पे कटा है, चाहे आपको नफा हो चाहे नुकसान हो, वो टैक्स फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी है. ये इसका जो लॉस है वो भी आप किसी पे जाके सेट ऑफ नहीं कर सकते. इस पे जो आपका टैक्सेबल जो आप जो है वो कोई जो है आपको रिफंड भी नहीं होगा, तो देयर विल बी नथिंग विल बी रिफंडेड टू यू.
and laws will also not be set off against any project. ठीक है ना? अच्छा, फिर एक सवाल आता है वो कि आप देखेंगे रेट ऑफ टैक्स में इंडस्ट्रियल एरिया के रेट्स भी दिए गए, लेकिन आप पूरे लॉ में देखेंगे तो इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में कोई जिक्र नहीं है कि आपने उसका किस तरह से नक्शे लेने हैं, आपने उसकी अप्रूवल कैसे लेनी है, आपने क्या करना है। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि हमें इसको क्लेरिफिकेशन लेनी चाहिए, बट कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए जो लॉ अप्लाई होंगे वही इंडस्ट्रियल के लिए भी अप्लाई होंगे, चाहे वो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग हो, चाहे डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया हो। बेसिकली इन्होंने यहाँ पे वर्ड लिखा है इंडस्ट्रियल एरिया। इट मींस ऐसा एरिया जो आप इंडस्ट्री के लिए बनाए, वो दैट विल बी कंसीडर्ड एज दिस इन दिस स्कीम। मेरा नहीं जाती ख्याल कि कोई एक इंडस्ट्री में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे उसका एडवांटेज है ये, नहीं। एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाने का एक प्रोजेक्ट होगा तो उस पे मेरा जाती ख्याल ये कि ये डेवलपमेंट की लाइन पे आएगा और उसको आप उसी तरह से उसको लेंगे। अच्छा जी, अच्छा अब मैंने आपको याद होगा जब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की बात की तो मैंने आपसे कहा कि मेरी जाती राय ये है कि आपको उसकी एडजस्टमेंट भी क्लेम करनी चाहिए, और मैंने आपसे बताया था कि सीएनजी के केस में ये हुआ था, और ये सदर साहब हम उस एग्जांपल के साथ हम बोर्ड को लिख सकते हैं कि इसमें ये एनोमली रह गई है, इसको ठीक किया जाए। तीसरा ये कि अगर सेक्शन 100D ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस प्रोवाइड दैट नो टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड अगेंस्ट द टैक्स पेएबल अंडर दिस स्कीम 2020 except credit for 236K collected from the builder or developer after the commencement of the amendment ordinance on purchase of immovable property। ये ओकाला टैक्स बार का सवाल ये था कि 236K मेरा अगर मेरी टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा हो जाए तो क्या वो मुझे रिफंड होगा या क्या मुझे वो अलाउ होगा एडजस्ट होने के लिए। मैं समझता हूं कि ये जो 236K जो है और जो दूसरे टैक्सेस हैं वो आपको जितनी भी आपकी लायबिलिटी रिलेटेड टू प्रोजेक्ट आएगी उतनी ही आपको अलाउ होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, ना आपको उस पर कोई रिफंड भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ सदर साहब हमें बोर्ड को लिखना चाहिए कि ये नेचुरल जस्टिस डिमांड करती है कि जितने दूसरे टैक्सेस कटें वो हमें वापस मिलने चाहिए, रिफंड मिलना चाहिए, क्योंकि इस पे जो ड्यू टैक्स है वो जो प्रिस्क्राइब टैक्स है वो ऑलरेडी पे किया जा रहा है। और ये मैंने आपको फिर दोबारा से बताता हूँ कि ये सीएनजी के केस में आफ्टर लॉट ऑफ डिबेट ये हुआ था। सीएनजी में तो यहाँ तक हो रहा था कि सेक्शन 149 पे अगर किसी की सीएनजी की इनकम और सैलरी की इनकम है तो सीएनजी की जब टैक्स कंप्यूट करते थे तो सैलरी वाला टैक्स भी जो वो भी अलाउ नहीं करते थे, और वो कंप्यूट करता था कि सैलरी का जो टैक्स है वो आप पे दोबारा टैक्स दे। तो ये हमारे सामने एक मिसाल है जिसको हम देख के और बता सकते हैं कि ये गलती दोबारा ना की जाएगी। अच्छा, चौथा जो है वो ये है कि सेक्शन 100D3B2 जो है वो प्रोवाइड करता है that provision of section 111 of the ordinance shall not apply to capital investment made in the new project in the form of money or land, subject to the condition that if the investment is made by in the person in a project through a company or an association of person, such company or association person shall be a single object company or other person. On examination of the above following question needs to be answered. If the investment exceeds the expenditure, अब अगर फर्ज कर लें कि आपने एक फॉर्म भरा एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड किया और आपने कहा कि जी मेरा जो इन्वेस्टमेंट जो है वो मैं इसमें करूंगा जो कि मुझे 31 दिसंबर 2020 तक उसमें डालना है, वो फर्ज कर लें 25 मिलियन है और मुझे इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए 30 मिलियन की जरूरत पड़ जाती है। और ये जेन्युइनली भी जरूरत पड़ सकती है कि अगर आज मैंने एस्टिमेट किया है कि डॉलर जो है वो 150 रुपए पे होगा या 160 रुपए पे होगा, कल खुदा ना खास्ता किसी न किसी इकोनॉमिकल वजह से हमारा डॉलर ही 200 रुपए का हो जाता है। तो एक ये जेन्युइन रीजन है, और अगर उसमें कोई मेरा हो जाता है तो सवाल ये है कि फिर उस अमाउंट का क्या होगा, वो अमाउंट मैं अपनी बुक्स में किस तरह लूंगा और उस अमाउंट पे टैक्सेबिलिटी क्या होगी। तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि इस वक्त अगर हम लॉ को एग्जैक्टली
इन अकॉर्डेंस विद द इंटरप्रिटेशन पे पढ़ें, तो इस वक्त इसमें कोई ऐसी कोई चीज अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम जो है वो ये हो सकता है कि आपकी जो डिफरेंस ऑफ द अमाउंट है जो आपने एक्सपेंडिचर में लगाया उसको नॉर्मल पे टैक्स किया जा सकता है, कंसीलमेंट नहीं किया जा सकता। क्यों कंसीलमेंट क्यों नहीं किया जा सकता और पहले क्यों किया जा सकता था? इसलिए कि उस वक्त ATC 5 के लॉ में लिखा हुआ था और आज कहीं लिखा हुआ नहीं है। और चूंकि मेरा मेंसरिया नहीं है, मैंने कोई जानबूझ के खर्च नहीं किए, मेरी कोई बैड इंटेंशन नहीं है, तो लिहाजा मैं समझता हूं कि इस पे पेनल्टी नहीं लग सकती, बट नॉर्मल का टैक्स लग सकता है। मेरी अगेन सदर साहब आपसे गुजारिश ये होगी कि इस पॉइंट को भी मद्देनजर रखते हुए हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए बोर्ड को कि जो अपने वो अमेंडमेंट करें नए बजट में अब, तो उसके साथ ये रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दें कि जी इसको सर्टेन परसेंटेज पे इसको भी नॉर्मल पे टैक्स कर लिया है, क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसा उस बिल्डिंग में नजर आएगा जिसको सर्टिफाई करेगी नेस्पाक या मेप अप्रूविंग अथॉरिटी। तो ये थर्ड पार्टी अप्रूव्ड होगा, इसमें कोई किसी का कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होगी कि मैं किसी तरह से इसको एक्सपेंडिचर को दिखा दूं। पांचवा जो सवाल है वो ये है कि मेरे ख्याल में पांचवें सवाल का मैं पहले जवाब दे चुका हूं। दो चीजें और थी कि आप सबको पता है कि जो ऑक्शन पे जो मोबाइल सेल जो होती थी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, वो पहले 10% थी, अब 5% है। सिमिलरली कैपिटल गेन्स, अगर किसी का घर है और वो फर्स्ट टाइम अपना बेच रहा है, तो वो ऐसा घर जो वो बेचेगा उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। तो ये मेरे पास जो सवालात थे कुछ मैंने जमा किए, कुछ अगर अभी सवालात फरहान साहब बताएंगे तो हम अपने नेक्स्ट सेशन में बता देंगे। और मैं समझता हूँ कि मेरी खुशनसीबी ये है कि आज इस सेशन में जहाँ सदर साहब आप फरहान या जुबैरी साहब तशरीफ रखते हैं, वहाँ हमारे साहब का सदर नईम साहब भी तशरीफ रखते हैं, हम उनकी रहनुमाई से भी फायदा उठाएंगे। मेरी मारूजात जो भी थी मैंने अभी पेश की हैं, अगर कोई और चीज होगी तो मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मेमन साहब, आपने इसमें बहुत अच्छी रिसर्च के बाद ये तमाम चीजें तैयार की और मैक्सिमम कोशिश की कि दोस्तों के जो कॉमन क्वेश्चंस थे, जो मसाइल और जो क्यूरीज उनके सामने आ रही थी, उनका आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया और वी आर वंस अगेन वेरी मच थैंकफुल टू यू। और इसमें हमारे साथ जो पैनलिस्ट में दोस्त मौजूद हैं वो फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन मोहम्मद नईम शाह साहब मौजूद हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार राना मुनीर हुसैन, फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार जाहिद अतीक साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार कारी रहमान जुबैरी साहब। अब खुरम शहबाज भट्ट साहब को हम फॉर्मर भी कह सकते हैं, सिटिंग भी कह सकते हैं, दोनों ही हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट शहबाज भट्ट साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद मंशा सुकेरा साहब, ये तमाम दोस्त हमारे साथ लाहौर से यहाँ पे लाइन में मौजूद हैं और उन्होंने भी इन तमाम चीजों को सुना। इनके किसी बार्स के, किसी दोस्त का, किसी पार्टिसिपेंट का जो सवाल मेरे पास मौजूद था अभी तक आया, वो मैंने अपने स्पीकर को फॉरवर्ड किया और उन्होंने कोशिश की कि मैक्सिमम उसको रिप्लाई कर सके। इसके बाद भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है और वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हम पाकिस्तान टैक्स बार के फोरम से उसको जरूर रिप्लाई करेंगे इन फ्यूचर, और जो क्यूरीज होंगी वो हम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ इसको टेकअप करेंगे। और विद द टाइम, क्योंकि ये बात आज यहाँ खत्म नहीं हुई, ये क्यूरीज, ये क्वेश्चंस, ये सेशन आज से एक नई दौर का आगाज है और आइंदा हम इसको लेके चलेंगे। हम एक शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Respected viewers, welcome back once again. मैं सबसे पहले आज के स्पीकर हमारे अब्दुल कादिर मेमन साहब, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस टॉपिक पे उसके हवाले से जो गुफ्तगू की और आपके तमाम जो पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश की। मैं फिर आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा, पार्टिसिपेंट से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी दोस्त का, किसी बार का कोई सवाल, कोई क्यूरी, कोई सजेशन फर्दर भी है तो आज हम यहाँ से इस चीज को आगे लेके चल रहे हैं। इट्स नॉट अ एंड ऑफ सेशन, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द सेशन आल्सो। मैं अब गुजारिश करूंगा हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन
मोहम्मद नईम शाह साहब से कि वो अपने ख्याल का इजहार करें। इस दौरान अगर कुछ दोस्तों के सवाल होंगे तो वो फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी प्लीज मोहम्मद नईम शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आफताब नागरा साहब सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, फरहान शहजाद साहब सेक्रेटरी, एक कादर मेमन साहब पैटर्न पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, खुर्रम शहबाज भट्ट साहब सदर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, हबीबुर जुबैरी साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जोहिब जुबैरी साहब, लर्नर पीटीबीएफ फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। सर, मैं आप तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये फर्स्ट वेबिनार है जो कि पाकिस्तान टैक्स बार ने आज इसको इंट्रोड्यूस किया है और ये एक नया ट्रेंड किया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में भी इस तरह के वेबिनार जो है वो होते रहेंगे। ये हमारे लिए एक ईज ऑफ प्रोग्राम जो है ये बनेंगे और आप अपनी जगह पे बैठ के अपने ख्यालात का इज़हार कर सकेंगे, अपने जो है दोस्तों के व्यूज या जो भी लॉज हैं, रिप्रेजेंटेशन हैं, ये आप तक पहुंच सकेंगे। मैं कादर मेमन साहब को आज इतने एक्सीलेंट जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन की आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वाकई कादर भाई जो है वो आपने बहुत मेहनत की है, बहुत आप बगैर किसी वक्फे के जो है वो आपने 1.5 घंटा स्पीच की है और बड़ी ही कम्प्रिहेंसिव और बड़ी टू द पॉइंट आपने बातें की हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो हम टैक्स लॉयर्स हैं या पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन है या जो उसकी सिटीज की टैक्स बार्स हैं, ये हमारा खास फोकस है इनके ऊपर। जब भी कोई एमनेस्टी स्कीम आती है या जब भी कोई दूसरी स्कीम आती है जिसमें कोई इंसेंटिव दिया जाता है, तो ये हमारी ड्यूटी भी है और ये ड्यूटी जो है मैं समझता हूँ प्रेजेंट रजीम जो है वो बड़ी अच्छी तरह परफॉर्म कर रही है कि ये इंसेंटिव आया जो दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से बिल्डर्स को और डेवलपर्स को, जिसके जरिए से जो है ये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से टैक्सेशन जो है वो होगी और बहुत सी जो प्रोविजंस हैं वो यहाँ पे साइलेंट कर दी गई हैं। बहुत सी प्रोविजंस जो हैं उसके जरिए से इंसेंटिव दिए गए हैं। स्पेशली जो है वो 111 का जो सेक्शन है उसको यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी रूटीन का ये काम है, क्योंकि हमने अपने क्लाइंट को ये सारी एडवाइस करनी होती है। हमें इसके लिए एक जो है वो कम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन की जरूरत होती है, क्योंकि जब कलेक्टिवली आप बैठते हैं, कलेक्टिवली क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो हर ब्रेन की तरफ से एक जो है कोई ना कोई नई चीज आपके सामने आती है और इस तरह ये कलेक्टिव विजडम जो है वो क्रिएट होती है। और आज मैं समझता हूँ कि जो भी ये टैक्स लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया है, ये आज इस प्रेजेंटेशन के बाद एक हम सारे दोस्त जो है वो अवेयर हो गए हैं बहुत ज्यादा चीजों से। और मैं ये चाहूंगा कि इसके ऊपर एक और वेबिनार होना चाहिए ताकि जो जो चीजें रह गई हैं उसके ऊपर भी एक दफा डिस्कशन हो और उसके बाद जो है वो हम एक कम्प्रिहेंसिव जो इसके अंदर फर्दर हमारी डिमांड्स हैं या क्लैरिफिकेशंस हैं उसको हम पाकिस्तान बार के लेवल से FBR को पेश सेंड करें और उसके मुताबिक ये जब उनके जवाब आए तो हम मोर अवेयर हों, मोर वाइज हों, ताकि जब भी कोई क्लाइंट जो है वो इसमें आना चाहे तो हम उसको एक बेहतरीन एडवाइस दे सकें। इसके सारे प्रोसीजर्स जो हैं वो हमें पता हो, हम उनको मुताबिक जो है एक्ट ऑन कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की ये जो वेबिनार है ये एक नया ट्रेंड पाकिस्तान टैक्स बार ने दिया है। इसके लिए एक दफा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और जो मेरी सजेशंस हैं एक दफा दोबारा वेबिनार जो है वो किया जाए इसमें और फिर इसके मुताबिक क्लैरिफिकेशन बना के FBR में भेजी जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी सजेशंस को आप गौर फरमाएंगे और इसको जो है आगे FBR को भी सेंड करेंगे। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू ऑल। जी बहुत शुक्रिया नईम शाह साहब, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन। मैं इस दौरान हमें जो स्टूडियो में ज्वाइन किया वो शहबाज सदीक साहब,
हमारे सिटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। आशिक अली राना साहब, वाइस प्रेसिडेंट लॉ टैक्स बार एसोसिएशन, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहन सुल्तान साहब, और उसके अलावा जाहिद परवेज साहब, हमारे सीनियर मेंबर्स की बहुत बड़ी तादाद जो कि हमारे साथ आज ऑनलाइन मौजूद थी, जो कि अक्सर औकात कुछ वजूहात की वजह से अपने घरों तक महदूद रहते थे या बार में या वो नहीं पहुंच पाते थे इन सेमिनार्स में। तो आइंदा भी मैं उन तमाम सीनियर से, उन तमाम यंगस्टर से, तमाम प्रोफेशनल और प्रैक्टिशनर से यही गुजारिश करूंगा कि आप इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंटिन्यू रखें, ताकि आइंदा हम आपको अपने नेक्स्ट सेमिनार्स के, नेक्स्ट प्रोग्राम्स की तफसील वो आपके साथ जरूर शेयर कर सकें। और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह वो लाहौर से एक स्पीकर्स के साथ हम इसको दोबारा एक सेशन में आएंगे, तो उसमें हमें आपकी फर्दर सजेशंस की जरूरत होगी। हमेशा कुछ करने से ही गलतियां होती हैं, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कभी भी कोई गलती नहीं होती। तो हमने कोशिश की कि आज के इस वेबिनार को हमने आप तक पहुंचाने की, और इसी के साथ हमें अब्दुल कादिर मेमन साहब ने, नईम शाह साहब ने, कारी बिबुरमान जुबैरी साहब, सोहेब जुबैरी, इन्होंने सपोर्ट किया। तो हम इंशाल्लाह इसके बाद भी आगे आफ्ताब नागरा साहब हमारे साथ, उनके स्पेशल असिस्टेंट अरशद मान साहब, शहबाज कादिर साहब, ये तमाम दोस्त जो हमारे साथ मौजूद थे, इनकी एफर्ट्स और इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। फिर बहुत सारे दोस्तों के सजेशंस भी आए, उनको भी हम आइंदा इंशाल्लाह इसमें पॉजिटिवली वर्क करेंगे। मैं एक मरतबा फिर आफ्ताब नागरा साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार से गुजारिश करूंगा कि वो अपने कुछ ख्यालात का इज़हार करना चाहें, प्लीज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फरहान साहब। आज जिस तरह की आज फरहान ने बताया कि हमने आज एक एफर्ट की है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये एफर्ट सिर्फ हमारी कोशिशों से, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक हुई, क्योंकि आप दोस्तों की बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी कि हम लोग एक सेमिनार करें बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा। तो ये हमें और कोई इस सारी सिचुएशन में जो मेडिकल इमरजेंसी थी, इसमें कोई ऐसी सिचुएशन में कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही थी कि हम कोई फौरी तौर पर कोई सेमिनार कर सकेंगे। लेकिन मैं मशकूर हूँ अपनी टेक्निकल टीम का, जनाब कारी जोहेब साहब का, कारी बिबुरमान जुबैरी साहब का, उनकी टीम का, कि उन्होंने हमें ये इसमें सपोर्ट दी, और हम आप इसका काबिल हुए कि आपको आज इतना अच्छा सेमिनार और बहुत अच्छी गुफ्तगू, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो आज प्रेजेंटेशन तैयार की गई थी काली भाई की तरफ से। अब जिस तरह फरहान बता रहे थे कि हम इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, ये आज प्रोसेस रुकेगा नहीं, इसको कंटिन्यू करेंगे, और इसमें आपकी हमें इनपुट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप हमें जिस तरह आप इनपुट देंगे, इंशाल्लाह उसी के मुताबिक हम चलते रहेंगे। और बोर्ड के जो जिस तरह के रिकमेंड किए हैं, बहुत सी रिकमेंडेशंस दी हैं कादिर भाई ने कि हम बोर्ड के पास भी लेके जाएं, तो इंशाल्लाह वो लेके जाएंगे। आप भी हमें इसमें फीडबैक दे सकते हैं और आप हमें इनपुट दे सकते हैं। एक बात जो मैं फरहान साहब की दोहराना चाहता हूँ, ये थी कि इस सारी सिचुएशन में अल्लाह ताला ने आपको भी नवाजा है, आप सबको बहुत नवाजा हुआ है, और सेहत के लिहाज से, इल्म के लिहाज से, और दीगर जाहिर है कि फाइनेंशियली भी आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं दूसरों से। तो अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत जरूरी है इस सारी सिचुएशन में ख्याल करना। खास तौर पे अपनी जो बार मेंबर्स हैं, मैं समझता हूँ कि उनमें भी ऐसे बहुत से सफेद पोश लोग होंगे जिनकी हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन शायद वो मतलब अपने आप को इस तरह प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उनको तलाश कीजिए। हम हाजिर हैं, जिस तरह अभी फरहान ने बताया, पाकिस्तान टैक्स बार इस तरह से, इस तरह के जो जितने भी अगर कोई ऐसी रिकमेंडेशंस होगी, इंशाल्लाह हम उस पर पूरी तवज्जो से काम करेंगे। एक बार फिर आप सबका शुक्रिया, और ये मैं आपको फिर बताता चलूं कि ये सिलसिला इंशाल्लाह आज शुरू हुआ है, ये हिस्ट्री क्रिएट हुई है, तो इंशाल्लाह ये जारी और सारी रहेगी। इसी तरह से हम आपसे राब्ते में रहेंगे सेमिनार्स में, और जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। हम वैसे भी व्हाट्सएप पे भी आपसे राब्ते में रहते हैं, बहुत सी बातें आपसे सीखते हैं, समझते हैं, और जो जो आपके मसाइल होते हैं साथ साथ हम कोशिश करते हैं उनको रिजॉल्व करने की। इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह से जारी रहेगी। Thank you very much to all of you. Thank you very much, Nika साहब. Thank you very much, Farhan साहब, and all my team. माशाल्लाह कारी साहब, एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया. Thank you very much. जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब नागरा साहब, और मैं अब एक मरतबा फिर गुजारिश करूंगा अब्दुल कादिर मेमन साहब से, क्योंकि उनके पास कुछ क्वेश्चंस मजीद आए थे तो हमने उनको फॉरवर्ड किए हैं,
So please answer them, Mr. Abdul Qadir Mehmood. इस शुक्रिया खान, बहुत बहुत। इस वक्त एक सवाल ये आया था कि ऑल्दो कि कंपनी का जो डिविडेंड मिलेगा वो तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन एओपी से जो शेयर आएगा वो जो है इस वक्त प्रेजेंटली अगर वो एफटीआर का है तो वो जो है उस पर कोई तो मसला नहीं है, लेकिन अगर एफटीआर के अलावा होगा तो वो प्रॉब्लम करेगा। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि ये जिन्होंने भी ये सवाल किया है उनको ये पता होना चाहिए कि एफटीआर में अब नहीं है, एफटीआर की कोई ऐसी एग्जेम्पशन अब नहीं है। एक जमाने में ये इनकम टैक्स 2001 में आने से पहले थी। अब 92 में सिर्फ ये एग्जेम्पशन है कि अगर कोई एओपी टैक्स दे दे एक दफा तो उसके शेयर पे दोबारा मेंबर को टैक्स नहीं देना। तो इसलिए इस यहाँ पर जानबूझ के लॉ में नहीं डाला गया, क्योंकि ऑलरेडी शेयर ऑफ एओपी जो है वो ऑलरेडी 92 में एग्जेम्प्ट है। तो इसी तरह चूंकि डिविडेंड एग्जेम्प्ट नहीं था, डिविडेंड टैक्सेबल था और डिविडेंड पे टैक्स भी कटना था, तो लिहाजा डिविडेंड को एग्जेम्पशन दी गई है और एओपी के शेयर को ऑलरेडी 92 में कवर हासिल है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई एम्बिग्यूटी शामिल है। अगर कोई आपको ऐसी हो तो आप बेशक पाकिस्तान टैक्स बार को लेटर लिखें, हम आपको और फर्दर क्लेरिफाई कर देंगे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉ बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है और कोई फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन होने के इसमें इम्कान नहीं है। थैंक यू वंस अगेन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जितने अच्छे कलमात आपने कहे, मैं ऑल्दो इसको डिजर्व नहीं करता हूँ, बट ये सब आपकी मोहब्बतों का नतीजा है और पाक परवरदिगार की जो है वो हम सब पे करम है। मैं खास तौर से जो है ये हमारे नौजवान जो लीडर्स हैं, हमारे फरहान साहब, कारी हबीब साहब, इनके साहबजादे कमर साहब, मुनीम साहब जो हैं वो, मैं जाहिद अतीक साहब है, मैं इन सब यंग लीडर्स का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये इनकी इंकरेजमेंट है कि ये जो है वो हम इतनी छोटी मोटी एफर्ट कर लेते हैं। आई होप इसमें कोई कोताही रह गई होगी या अगर उसमें आपका कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है तो आई वुड डेफिनेटली बी वेरी डिलाइटेड टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत शुक्रिया वंस अगेन पाकिस्तान टैक्स बार की जानिब से और तमाम बार्स की जानिब से, जिसमें मैं स्पेशली फिर हमारे जो साहिवाल, बुकाड़ा, कसूर और इसके अलावा बहुत सारे कराची, कोयटा, सक्कर, पेशावर, ये तमाम जगहों से, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, तो जहां जहां से भी ये दोस्त हमारे साथ ये पार्टिसिपेट हुए, तो मैं उनको भी जरूर ये एनकरेज करना चाहता हूँ कि आइंदा वो भी इस चीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। क्वेश्चन करने से हमारी चीजें, हमारे जो इश्यूज हैं वो क्लियर होते हैं और हर केस एक डिफरेंट फैक्ट के साथ होता है। तो मैं फिर अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान टैक्स बार की जानिब से, और फर्दर इसको वाइंड अप करने से पहले मैं क्योंकि कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए बुखारी हबीबुर रहमान साहब को दूंगा, लेकिन एक बात कि जैसे हमें इस वबा ने, कोरोना ने जहाँ पे इस तमाम जिंदगी को लॉकडाउन किया, पूरी दुनिया को लॉकडाउन किया, वहां इससे हमने बहुत सारी मुस्बत चीजें सीखी और आइंदा भी सीखते रहेंगे। लेकिन हमने जो अपने प्लान्स किए हुए थे, अपनी जो पॉलिसीज थी, उसको किसी एक जरूर हमारे बड़े सीनियर ने बताया, उन्होंने कहा कि इस साल को आप ये समझ लें कि ये जिंदगी और ये सेहत, यही आपकी इस साल की कमाई है। तो आप अपने जो प्लान्स हैं, अपने जो फ्यूचर पॉलिसीज हैं, उनको जरूर आइंदा के लिए सेव करके रखें, लेकिन अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का अपना ख्याल रखें और मैक्सिमम प्रोटेक्शन के साथ, एहतियात के साथ आप जरूर अपने क्लाइंट्स को, अपने दोस्तों को, टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करें और जहां इश्यूज हो वहां पे पाकिस्तान टैक्स बार आपके साथ शाना बिशाना खड़ी है। मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए कारी हबीबुर रहमान साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन लाहौर से, मैं इनको गुजारिश करूंगा कि आप वोट ऑफ थैंक्स के लिए तशरीफ लाएं। आज अल्लाह का लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान टैक्स बार के हवाले से एक नई इरा का आगाज हुआ है और इसके लिए मैं मशहूर हूँ अपने पैटर्न चीफ अब्दुल कादिर मेमन साहब का, उन्होंने अपना बड़ा कीमती वक्त निकाला और हमारे लिए इसको तैयार किया। सैयद मोहम्मद नईम शाह साहब का, जो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, हमें इनकरेज करते हैं, हमें हर बात के लिए समझाते हैं
थैंक यू वेरी मच मोहम्मद दईब शाह साहब, राना मुनीर हुसैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सर हमारे साथ ज्वाइन किया और साथ रहे। जाहिर कलमी साहब का, चौधरी कमर जमान साहब का, मंचा सुफेरा साहब का, अपने लाहौर टैक्स बार के सदर खुर्रम शहबाज भट्ट साहब का, शहबाज भट्ट साहब बहुत हमें साथ रहते हैं और हमारा बहुत ख्याल करते हैं। इसी तरह मैं शुक्रिया अदा करूंगा दिल की अदा गहराइयों से अपने प्रेसिडेंट आफ्ताब हुसैन नागरा साहब का। उन्होंने इस सारी चीज को अरेंज किया और फरहान जलाल साहब को साथ दिया। फरहान भाई ने 15 साल से 16 साल से जब कोशिश करते हैं, जब उनकी कहीं एफिलिएशन नहीं भी होती तो एक बार की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अभी उन्होंने बड़ी कोशिश की, बहुत मेहनत की और उस मेहनत का सिला था कि अल्लाह ताला ने हमें एक नया रास्ता दिखाया है और हमने आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह अदर सेमिनार, चाहे बजट पर हो या किसी और चीज पर हो, हम इंशाल्लाह इस दौरान कर सकेंगे इंशाल्लाह। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल सत्तार साहब का, इकबाल अहमद साहब का, मंजूर अहमद साहब का, मोहम्मद अरशद कुरैशी साहब का, मोहम्मद आजम साहब का, राना मोहम्मद अकरम खान साहब का स्पेशल शुक्रगुजार हूँ, सैयद रेहान हसन जाफरी साहब का और वाइस प्रेसिडेंट में अरशद नवाज मान साहब का, आसिफ इकबाल शेखानी साहब का, गुलाम अहमद अंसारी साहब का, उर्कीन अनवर खान साहब का, मोहम्मद वजीर चुगताई साहब का, मियां रफीक अख्तर साहब का, मोहम्मद साकिब शेख साहब का, मोहम्मद इकबाल मलिक साहब का, रहमत अली शेख साहब का, सुहेल अख्तर साहब का, सैयद तंसीर बुखारी साहब का, शाहिद महमूद मिनाज साहब का, शेख मोहम्मद अजमल साहब का, वजाहत अली मलिक साहब का और अपने भाई छोटे भाई मोहम्मद फरहान शहजाद साहब का, जिन्होंने इसमें बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन आज की थी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शहबाज सदीक साहब का और हमारे जो खजाने के इंचार्ज हैं सैयद एजाज अहमद साहब का और प्रेसिडेंट साहब के जो हमारे स्पेशल असिस्टेंट्स हैं शकील खान साहब, शहबाज कादिर साहब, सैयद फैजुल हसन गिलानी साहब और अनवर अली जावली साहब का, इसी तरह दीगर आप सब पार्टिसिपेंट्स का। मुझे आज इतनी खुशी है कि अभी जो मैसेजेस आ रहे हैं फरहान साहब को, उसमें मुझसे बाहर से मैसेजेस आ रहे हैं जो हमारे दोस्त बाहर गए हुए हैं, वो आपकी अब्दुल कादिर मोहम्मद साहब आपके कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, इंशा साहब आपकी कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं। आपको आफ्ताब नगर का आपको मुबारक हो इस बात के लिए बहुत बहुत। अल्लाह ताला ने एक हमें अपॉर्चुनिटी दी, एक स्टार्ट लिया, एक काम शुरू किया, इंशाल्लाह इसको हम बेहतर तरीके से चलाएंगे। और भी अल्लाह ताला से दुआ है कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे मुफस्सिल गुल इससे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ के फूल खिला रहे सदियों, यहाँ फिजा को गुजरने की मजाल ना हो। यहाँ जो सब्जा उगे हमेशा सब्ज रहे और ऐसा सब्ज के जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि नाकाम हो चले रिवाज वतन और इसके हुस्न तशबीह शमा हो साल ना हो। हर एक फर्द हो तहजीब व फन का औज कमाल, कोई मरूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया कारी रहमान ज़ुबैरी साहब। Again, thankful from the core of my heart, Mr. Abdul Qadir Mehman, Mr. Aftab Nagra, Mr. Mohammad Dayib Shah, and the other former presidents and other tamam office bearers from all over the country, as well as the participants from the abroad, especially to Mr. Armagan Ali Sheikh from the Australia, Mr. Mohsin Chaudhry from the USA, Mr. Asif Ali from the UK, और इस तरह से बहुत सारे दोस्तों ने जो कि आउट ऑफ कंट्री से भी हमें ज्वाइन किया और इट्स वाज द ओनली 2-day effort for the registration and alhamdulillah we have achieved the target of 2000 plus participants for the today's seminar. And inshallah we will continue the same in future and hope for the best and wish you all the best for all the participants as well the office bearers of Pakistan Tax Bar Association. पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। बहुत शुक्रिया। मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ हमारे साथ ये उकाड़ा टैक्स बार के जो दोस्त मौजूद हैं वो अभी ऑनलाइन हुए हैं, तो मैं सिर्फ उनको
ये ऑनलाइन में साथ लेना चाहूँ आपसे माफी चाहता हूँ कि शुक्रिया अदा करने के बाद फिर वापस आए, लेकिन एक को जी ऑनलाइन भी आप साथ कर लें। शेख हसान साहब और मियां रफी साहब, सलीम साहब, ये उनकी सारी टीम आज हमारे साथ मौजूद थी और आइंदा भी हम बाकी बाहर के दोस्तों को जरूर इनकरेज करेंगे और मोटिवेट करेंगे कि वो इसी तरह कलेक्टिव एफर्ट जो है वो जारी रखें। अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो जरूर, और मैं सदर शेख हसान साहब से गुजारिश करूंगा कि अगर वो इसमें कुछ ऐड करना चाहे तो जरूर कर सकते हैं। हसान साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप काइंडली अपना स्पीकर भी अनम्यूट कर लें तो आप जरूर दोस्तों के साथ अपने ख्यालात का इजहार कर सकेंगे। माइक से दूर है शायद, मे भी उनकी कुछ सेटिंग का जरूर इशू रहा है, तो मैं लेकिन एक मरतबा फिर आप तमाम दोस्तों का, तमाम बार्स का और अपने पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करते हुए आज हम इसको वाइंड अप करते हैं और आइंदा के लिए हम तमाम दुआ दुआएं कि हम इसी तरह मिलजुल के अपनी बार के लिए, पाकिस्तान के लिए हम कंट्रीब्यूट करते रहें और इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान भी उन तरक्की याफ्ता मुल्कों के फहरिस्त में सरफहरिस्त होगा जहां हम दुनिया की मिसालें देते हैं। Once again, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर अहमद साहब, आफ्ताब नागरा साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।